हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी इजी। भारतीय संविधान सभा के जो टॉपिक हम लोगों ने पढ़ा था, कवर किया था, तो उसमें हम लोगों ने लास्ट किया था कल तक के वीडियो में, जब हमारे देश का विभाजन हो रहा था, बंटवारा हो रहा था। और उस वक्त बंटवारा होने के बाद की चीज़ें सारी हमने पढ़ी थी। फिर बंटवारे होने के बाद हम लोगों को पढ़ना था तो संविधान सभा का जो पुनर्गठन होता है ये यहीं से होता है। जब हमारे देश का बंटवारा हो जाता है तो हमारे संविधान का पुनर्गठन होता है 31 अक्टूबर 1947 को। कब होता है हमारे संविधान का पुनर्गठन होता है? ठीक, पुनर्गठन होता है। उसके बाद इसमें जो कुल सदस्यों की जो संख्या होती है वो 299 रखी जाती है, 299 रखी जाती है। फिर पिछले के वीडियो में आप लोगों ने देखा होगा कि B.N. रॉ द्वारा संविधान के लिए कुछ प्रारूप तैयार करके लाया जाता है और उसी प्रारूप पर विचार विमर्श करने के लिए 29 अगस्त 1947 को एक समिति का गठन किया जाता है जो प्रारूप समिति के नाम से जानी जाती है और उसके अध्यक्षता भीमराव अम्बेडकर करते हैं। और यही प्रारूप समिति 21 फरवरी को 1948 में अपना रिपोर्ट पेश करती है। और ये सब जब हो जाने के बाद, ये सारी चीज़ें हो जाने के बाद, यानी कि सारे विभाग बांट लिए जाते हैं, मंत्री बना दिए जाते हैं, सब कुछ, तो उसके बाद क्या होता है कि संविधान को बनाने के लिए वाचन किया जाता है, जिसका प्रथम वाचन 4 नवंबर से 9 नवंबर 1948 तक चलती है। यानी कि हमारे संविधान को बनाने के लिए जो प्रथम वाचन चलता है वो 4 नवंबर से 9 नवंबर 1948 से चलती है। और ये पहला वाचन। दूसरा जो वाचन चलता है वो 15 नवंबर 1948 से 17 अक्टूबर 1949 तक चलती है। 17 अक्टूबर 1949 तक चलती है। और जो तीसरा वाचन है वो 14 नवंबर 1949 से 26 नवंबर 1949 तक चलती है। ठीक है, ये 26 नवंबर 1949 है। इससे आप लोगों को कुछ याद आ रहा होगा, यही याद आ रहा होगा कि इसी दिन हमारे संविधान के कुछ भागों को पारित किया गया था। यानी कि संविधान में जो बन करके जो तैयार हुआ था उसके लगभग 15 जो अनुच्छेद थी वो 26 नवंबर 1949 को पारित हो गई थी। फिर ये तीनों वाचन जब हो जाता है उसके बाद क्योंकि हमारा संविधान जो है वो बन करके पूरी तरह से जब तैयार हो जाता है तो उसके बाद टोटल 284 सदस्य जो होते हैं, जो टोटल 284 जो सदस्य होते हैं, इस पर हस्ताक्षर करते हैं। क्या करते हैं? इस पर हस्ताक्षर करते हैं। और इस पे जो हस्ताक्षर करने वाले जो पहले मेंबर होते हैं वो होते हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू। और इस पे जो अंतिम हस्ताक्षर करने वाले जो होते हैं वो कौन होते हैं? वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद होते हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है। और इस हमारे पूरे संविधान को बनाने में टोटल जो वर्ष लगता है वो 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन का वक्त लगता है। 18 दिन का वक्त लगता है। यानी कि इसमें टोटल 114 दिन की बहस होती है। और फिर 26 नवंबर 1949 को, जैसा कि मैंने पहले भी बोला कि 26 नवंबर 1949 को जो संविधान सभा द्वारा जो पारित किया जाता है हमारा संविधान, उसमें कुल जो होता है उसमें कुल 22 भाग 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियाँ होती है। कितनी? 8 अनुसूचियाँ होती हैं।
ठीक है। और बाकी के जो संपूर्ण जो शेष जो अनुच्छेद होते हैं वे कब लागू होते हैं, तो वे लागू होता है 26 जनवरी 1950 को। 26 जनवरी 1950 को लागू होता है, जिसको हम लोग गणतंत्र दिवस के रूप में भी मनाते हैं, ठीक है। और इसका जब संविधान बन गया तो इसमें एक और क्वेश्चन पूछ सकता है कि आखिर फिर संविधान सभा का जो अंतिम बैठक हुआ था, संविधान जो सभा थी इसकी अंतिम बैठक कब हुई थी, तो इसकी अंतिम बैठक हुई थी 24 जैन 1950 को इसकी अंतिम बैठक हुई। और इसी दिन 24 जनवरी 1950 को ही डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को हमारे राष्ट्रपति घोषित किया गया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को क्या किया गया, हमारे राष्ट्रपति घोषित किया गया। अब आपके जहन में ये सवाल उठना चाहिए कि जो संविधान सभा जो हमारे लिए जो संविधान बनाने के लिए बनी थी, तो आखिर उन्होंने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को राष्ट्रपति कैसे बना दिया, जबकि कोई निर्वाचन तो हुआ ही नहीं था। तो आप लोग को ये जानना जरूरी हो जाता है कि जो ये संविधान जो हमारी सभा थी वो 2 कार्य कर रही थी, एक तरह से 2 कार्य कर रही थी। पहला कार्य तो इसका था संविधान का निर्माण करना, और मतलब पहले शिफ्ट में ये संविधान का निर्माण करती थी, और दूसरे शिफ्ट में एक तरह से ये एज ए सांसद वर्क किया करती थी। तो जब सांसद के रूप में ये कार्य कर रही थी, तभी इन लोगों ने डॉक्टर राजेंद्र जी को एज ए राष्ट्रपति चुना। तो आपके मन में ये सवाल आएगा कि तो इन्होंने क्योंकि निर्वाचन तो हुआ नहीं था, तो ये चुन करके कैसे आए राष्ट्रपति, निर्वाचित होकर कैसे आए, ये मनोनीत होकर के क्यों नहीं आए। तो इसका मतलब यही है कि क्योंकि सांसद जो थे वो उन्होंने फॉर्म निकाला था राष्ट्रपति का, जिसमें सिर्फ डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का फॉर्म आया था, इसलिए उन्हें निर्वाचित किया गया राष्ट्रपति के रूप में। और यही जो राष्ट्रपति हैं, और जब 26 जनवरी 1950 को जो अनुच्छेद लागू हुआ, उस अनुच्छेद में एक अनुच्छेद है 380। ये 380 में ये साफ जिक्र कर दिया गया था कि जब तक स्वतंत्र भारत का अगला निर्वाचन नहीं हो जाता है, तब तक ये अंतरिम सरकार जो राजेंद्र प्रसाद जी का जो अंतरिम सरकार है वही जो है वर्क करेगी, अंतरिम सरकार ही क्या करेगी, वर्क करेगी, ठीक है। ये तो हमारा जो भारतीय जो संविधान सभा है उसका मुख्य कार्य हुआ, लेकिन मुख्य कार्य के अलावा इसका अन्य कार्य भी था, जिसमें से था कि 1949 में राष्ट्रमंडल में भारत की सदस्यता का संस्थापन किया इन्होंने मिल करके, ठीक है। फिर क्या किया कि इन्होंने ही राष्ट्रीय ध्वज को भी अपनाया, और ये जो राष्ट्रीय ध्वज है वो कब अपनाया गया, तो 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया राष्ट्रीय ध्वज कब अपनाया गया। तो कभी कभी पूछ देता है एग्जाम में कि हमारा राष्ट्रीय ध्वज कब अपनाया गया, तो 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया। और 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गान और गीत को भी अपना लिया गया था। जब हमारा संविधान बन करके तैयार हो गया, तो उसके बाद 26 जुलाई 1947 को गवर्नर जनरल ने पाकिस्तान के लिए, याद रखिएगा, पाकिस्तान के लिए पृथक संविधान सभा की स्थापना की उद्घोषणा की गई। कब की गई, तो 26 जुलाई 1947 को की गई। इसके बाद जो हमारा टॉपिक है वो है भारतीय संविधान का प्रस्तावना। क्या है, प्रस्तावना। तो आप लोगों को मैंने पहले भी बोला कि जो पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा जो उद्देश्य पारित किया गया था, उद्देश्य पुस्तिका जो पारित की गई थी और जिसको फिर बाद में अपनाया गया था, उसी उद्देश्य का ये प्रस्तावना जो क्या है, वही उद्देश्य का इसमें जिक्र है सारा। प्रस्तावना का सारांश कहाँ से लिया गया है, तो वहीं से लिया गया है, उन्हीं के पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा जो उद्देश्य पुस्तिका जो लागू की गई थी उसी से। अब सवाल उठता है कि आखिर जो ये प्रस्तावना है
आखिर जो ये प्रस्तावना है हमारा, वो इस प्रस्तावना का उद्देश्य क्या है? तो प्रस्तावना वही है, यानी कि उद्देश्य का क्या मतलब हुआ, यानी कि जो हमारा संविधान है, जो हमारे यहाँ कानून है, उसका क्या उद्देश्य है। आखिर ये जो हमारा कानून या संविधान है वो कहाँ तक पारित होता है, इसकी सीमा क्या है, ये सभी चीज़ें यहाँ कहाँ से मिलती है हमें, ये प्रस्तावना से पता चलती है। देखिए, प्रस्तावना में सबसे पहले जो बोला गया है, हम भारत के लोग, हम भारत के लोग। तो इससे आपको क्या पता चलता है? इससे साफ यही जिक्र पता चल रहा है कि जो यहाँ जो सर्वोच्च है, यहाँ पे सर्वोच्च भी कौन है? जनता है। जनता के बारे में यहाँ बोल रहा है, हम लोगों के बारे में बोला जा रहा है कि यहाँ साफ पता चलता है इस चीज़ से, हम भारत के लोग से, कि यहाँ सर्वोच्च संप्रभुता जो उद्घोषणा की गई है वो कौन है? वो यहाँ की जनता है। यानी कि संविधान का जो स्रोत है वो कौन है? हम भारत के लोग यानी जनता है। इसीलिए संविधान की प्रस्तावना को क्या कहा गया है? संविधान की कुंजी कही गई है। ये पूछता है सवाल अक्सर कि संविधान की कुंजी किससे बोली गई है? तो हमारे प्रस्तावना को संविधान की कुंजी बोली गई है। ठीक है, प्रस्तावना को। फिर क्या था कि प्रस्तावना को क्या हुआ कि न्यायालय में परिवर्तित नहीं किया जाता है, ये ऐसा बयान आया, क्योंकि जो 1957 में ये बयान कब दिया गया था? 1957 में ये निर्णय लिया गया, किसके द्वारा? तो यूनियन ऑफ इंडिया बनाम मदन गोपाल। इसमें ये साफ बोल दिया गया कि प्रस्तावना को न्यायालय में परिवर्तित नहीं किया जा सकता है। फिर ये विवाद फिर से उठी और 1960 में बेरूबाड़ी यूनियनवाद 1960 में बेरूबाड़ी यूनियनवाद में सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया कि जहां संविधान की भाषा संदिग्ध है वहां प्रस्तावना विधिक निर्वाचन में सहायता करती है। यानी कि बेरूबाड़ीवाद में भी सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना को संविधान का अंग नहीं माना। ठीक है, इसीलिए विधायिका क्या हुई? प्रस्तावना में कोई संशोधन नहीं कर सकती है। पर सर्वोच्च न्यायालय के फिर इसमें क्या रुख जब कैसे बदलता है? इसमें रुख बदलता है जब केशवानंद भारती द्वारा भारती बनाम केरल राज्य में जब सर्वोच्च न्यायालय ये कहती है कि प्रस्तावना जो है संविधान का अंग है, यानी कि ये विवाद हुआ था 1973 में, और इसमें यह दिया गया कि प्रस्तावना संविधान का अंग है, इसलिए विधायिका इसमें संशोधन कर सकती है। इसमें क्या बोला गया कि प्रस्तावना क्या है? संविधान का अंग है और इसमें संशोधन किया जा सकता है। और केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य ये काफ़ी ज़्यादा प्रचलित है, और ये हमारे भारत में इसलिए प्रचलित है क्योंकि ये इसमें कुल मिलाकर के 13 पीठ के जो न्यायाधीश थे उन्होंने ये मिल करके डिसीजन लिया था। ठीक है, ये मिल करके डिसीजन लिया गया था। और इस डिसीजन के बाद 42वें संविधान संशोधन में यानी कि 1976 में इसमें 3 चीज़ें जोड़ी गई, 3 शब्द को जोड़ा गया जो पूछ देता है एग्जाम में, जो था समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और राष्ट्रीय अखंडता को जोड़ा गया। राष्ट्रीय अखंडता को जोड़ा गया, ये तीनों चीज़ें जोड़ी गई। तो ये था हमारा आज का पूरा प्रस्तावना का टॉपिक ख़त्म। कल जो हमारा टॉपिक होगा वो भारतीय संविधान के विदेशी स्रोत के बारे में होगा, यानी कि हमारा संविधान का जो स्रोत रहा है वो कहाँ कहाँ से लिया गया है सब लोगों के द्वारा। तो मेरी एक छोटी सी कोशिश थी कि मैं आप लोगों को
एक कहानी वाइज पूरे लूसेंट को समझा सकूं, जिससे आप लोगों को लूसेंट को याद करने में ज़्यादा कोई तकलीफ़ ना हो। बाकी की कल के वीडियो में। बाय।